कल क्या पढ़ा था हमने, याद है आप लोगों को? क्या पढ़ा था? कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बट उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दो चीजें पढ़ी, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट पढ़ा और फिर जाते जाते हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। कुछ याद है क्या आप लोगों को? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स अच्छा था ना, वो भी पॉइंट बेस्ट है। अभी यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बाद थर्ड पॉइंट अपना जो है, किसके हिसाब से थर्ड पॉइंट है ये? कमन कमन कमन, टेबल पिरामिड के हिसाब से, उसके हिसाब से अभी बात कर रहे हैं एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, करेक्ट है ना? सो यहां पे अभी अपन थर्ड पॉइंट जो है पिरामिड के हिसाब से जो यहां पे आपको नजर आता है वो है एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। दिख रहा है क्या आपको? एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, उसके चार्ट में अपन ने ऐसा 1 2 3 4 बनाया था, दिख रहा है क्या आपको? तो उसका आंसर क्या है? देखो, ऐसा 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 और ऐसा, बोलो आंसर क्या है उसका? एकदम सही है, बराबर है कि नहीं? अभी ये क्या चीज है सर, आइए जरा समझते हैं। सो एंटिटीज रिस्क असेसमेंट, अभी फोकस करने का, इट इज नॉट द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट। एग्जाम में यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली वेदर इट इज एंटिटीज रिस्क असेसमेंट और ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट। ये समझा क्या बात आपको? नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्क। पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द रिस्क। फिर वो जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई करी वो कितनी सिग्निफिकेंट है, सो एस्टिमेट इट्स सिग्निफिकेंस। फिर वो जो सिग्निफिकेंट रिस्क है, असेस द लाइक्लीहुड ऑफ इट्स ऑकरेंस, कि कितनी बार 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 लगातार वो रिस्क हो सकती है। और उसके बाद हमने क्या करना चाहिए? वी शुड टेक एक्शन टू मिनिमाइज द रिस्क और टू रिड्यूस द रिस्क। समझा क्या आपको आंसर? कितना सिंपल है। सो 1 2 3 4 ओवर। समझा क्या आपको? सो ये काम कौन करने वाला है? ये एंटिटी करेगी। ये काम कौन करेगा? एंटिटी करेगी। और इसीलिए जब आपको याद है, हम लोग जब रिस्क असेसमेंट प्रोसेस करते हैं, ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, उसके अंदर पॉइंट आता है इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट। तो इंक्वायरी हम लोग मैनेजमेंट से क्या करेंगे कि सालो तुम कैसे रिस्क को असेस करते हो, ये बताओ। समझा क्या बात को? क्लियर है एकदम बात? तो एंटिटीज रिस्क असेसमेंट, तो पढ़ेंगे इसको, क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई द बिजनेस रिस्क रेलेवेंट टू व्हाट? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। लॉजिकली अपन जो भी रिस्क वगैरह देख रहे हैं वो किससे रिलेटेड देख रहे हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड। अभी जैसे हमने वो मटेरियलिटी के टाइम पे पढ़ा था, लेट अस से कि एक स्मॉल फ्रॉड हुआ है जिसके वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट आ सकता है, रिलेटेड टू व्हाट? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो वो एक फ्रॉड वाला रिस्क है। फिर कभी कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, नए टेक्नोलॉजी के वजह से क्या हो सकता है? अभी मान लो जिससे हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, एग्जाम्पल लिखो आपसे, ऐसा मत करो, मतलब बिजनेस रेलेवेंट क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई, इधर ध्यान देना, आइडेंटिफाई विच रिस्क? बिजनेस रिस्क। इट इज नॉट जस्ट रिस्क, इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिस्क रेलेवेंट टू व्हाट? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब टेक्नोलॉजी मतलब क्या? पहले हम लोग फिजिकल बिजनेस करते थे, अब क्या हो गया? ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। अब ऑनलाइन बिजनेस करे तो ये टेक्नोलॉजी चेंज हुई। ये टेक्नोलॉजी चेंज होने के वजह से बिजनेस में कुछ रिस्क आ सकती है, और ये जो बिजनेस रिस्क है, इज इट रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? यस, क्योंकि अब ऑनलाइन सेल बुक होता है ना, ऑनलाइन सारी चीजें बुक बराबर से होंगी कि नहीं होंगी, ये क्या है अपना? मेरे माई बाप बोलो कुछ। ये बिजनेस रिस्क है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क इज अ बिजनेस रिस्क, बराबर है कि नहीं? ये बिजनेस रिस्क क्या हो सकता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट कर सकता है क्या? तो यू हैव टू आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क, बट ऐसी बिजनेस रिस्क विच इज रेलेवेंट टू, एक टेक्नोलॉजी की बात होगी। अब नया कानून आया, न्यू लॉ। इफ देयर इज अ न्यू लॉ, बिजनेस के लिए वो रिस्की है क्या? नहीं है। ओल्ड लॉ हम लोग सेट थे ना भाई, बराबर के नहीं? अब नया कानून आ गया, जीएसटी लॉ आ गया, बराबर के नहीं? तो वो नया लॉ आ गया, तो उसमें बिजनेस को कुछ रिस्क हो सकती है। कंप्लायंस करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो और पेनल्टीज, फाइन्स वगैरह, ऐसा। अब इस बिजनेस रिस्क के वजह से न्यू
लॉ इज अ बिजनेस रिस्क, उसमें गलती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है आपसे, बट इज इट रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? यस। तो उन्हीं को अपन ने फोकस करना है। समझ में आएगा आपको? सर वी लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट, इट्स अ बिजनेस रिस्क। वो प्रोडक्ट चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, इट्स अ बिजनेस रिस्क। समझा क्या बात को? अब वो जो नया प्रोडक्ट हमने जो लॉन्च किया, बराबर है, उसके अकाउंटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है क्या? उसके प्राइजेस, उसका अकाउंटिंग, वो अकाउंटेंट को नया प्रोडक्ट है उसको पता ही नहीं चलेगा ना। सो देन अगेन इट इज रिलेवेंट टू व्हाट? इट इज रिलेवेंट टू व्हाट? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो फोकस करना। हम लोग जो है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क की जो बात कर रहे हैं ना, हम एंटिटी है। हम कौन है? सब एंटिटी है। हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? बिजनेस रिस्क। नहीं तो बच्चे को क्या कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर आर वी आइडेंटिफाइंग इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क? नो, वी आर आइडेंटिफाइंग बिजनेस रिस्क रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। समझा क्या बात को? बोलो हाँ या ना? अब ये जो है उस रिस्क का अपने को क्या देखना है फिर? सिग्निफिकेंस, कि क्या ये बिजनेस रिस्क मटेरियल है या नहीं है, और ये रिस्क कितनी बार बार लगातार आ सकती है। समझा क्या? और फिर हमने एज एन एंटिटी वी हैव टू टेक एक्शंस टू एड्रेस दोज रिस्क। एड्रेस करना मतलब क्या? टू अटेंड दैट रिस्क एंड टू रिड्यूस दैट रिस्क। समझा क्या बात को? क्लियर है एकदम? यस। सो एंटिटीज रिस्क असेसमेंट में समझा गया आपको? इधर नीचे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, देखो, न्यू टेक्नोलॉजी, मैंने हाईलाइट करा है, देखो नीचे, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट, एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एनवायरमेंट, बराबर के नहीं? ये सब अगर बदल जाते हैं बच्चों, तो ये बिजनेस रिस्क है। ये कौन सी रिस्क है? बिजनेस रिस्क। तो ध्यान में रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज असेस्ड बाय एंटिटी? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, रिस्क बिकॉज ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च्ड इनटू द मार्केट, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, अभी क्या हो जाता है, इमोशनल होके आप क्या कर लेते हो? एंटिटी तो हाँ, रिस्क आईआर भी सुना है, सीआर भी सुना है, बराबर। न्यू प्रोडक्ट, या तो ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं, नहीं, ऑप्शन ए एंड बी, फिर मजा आएगा। ऑप्शन ए एंड बी, अब वो है दोनों नहीं, बट जब दोनों साथ में पूछा गया, हाँ भाई आईआर और सीआर को तो असेस करना पड़ेगा ना, इसी को तो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट बोलते हैं। बच्चा क्या कर लेगा? डी को टिक करके आएगा। समझ में आया आपको? ऐसा क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? बोलो आया ना? सो एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस फॉर्म्स द बेसिस फॉर द रिस्क टू बी व्हाट? मैनेज्ड। अब वहां पे मार्जिन में कहीं लिख के रखो, व्हाट डज मैनेजमेंट ऑफ रिस्क मीन्स? रिस्क को मैनेज करना, उसका मतलब क्या होता है? रिस्क को मैनेज करना मतलब क्या होता है? टू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड टेक एक्शन टू रिड्यूस द रिस्क। हम लोग कहते हैं ना, कोई भी चीज हम लोग यार बहुत मैनेज कर रहा हूं मैं, तो मैनेज क्या कर रहे हैं हम लोग? मैनेजमेंट मतलब क्या कहते हैं? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और क्या करो? एक्शंस लो उसको मिनिमाइज करने के लिए। सो दिस रिस्क असेसमेंट फॉर्म्स द बेसिस फॉर रिस्क दैट नीड्स टू बी मैनेज्ड। क्लियर है एकदम? यस। सो वो एग्जाम्पल्स आप पढ़ लीजिएगा, तो अपना ये जो पिरामिड में का जो थर्ड पॉइंट है, टेक्निकली फोर्थ पॉइंट, इट इज ओवर। डन? हुआ क्या? आगे बढ़े क्या? यस सर। चलिए अभी यहां से आगे बढ़ते हैं। अभी बात करेंगे कंट्रोल एक्टिविटीज और फिर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। अभी फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट खत्म। कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटी मतलब क्या? अलग अलग कंट्रोल्स लगाने का। अब तुमने रिस्क असेस कर ली ना,
अब तुम वो रिस्क जो असेस कर रहे हो उसके ऊपर तुम लोग क्या लगाओगे? कंट्रोल्स लगाएंगे, बात खत्म हो गई। तो कंट्रोल्स की अगर बात कर रहे हैं तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है, एकदम प्लेन रीडिंग, मस्त समझ में आएगा, मजा आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, द ऑडिटर shall obtain an understanding of which controls, ध्यान देने का, who is obtaining understanding? Auditor is obtaining understanding. Auditor. So obviously if auditor is obtaining understanding about the controls, so it will be by default which controls? Relevant to audit. कुछ भी ऐसा आपको दिक्कत है क्या? कभी भी आसानी से जब भी कोई भी ऐसा आया ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स, आगे बाय डिफॉल्ट वो लाइन ऐड कर देना रेलेवेंट टू ऑडिटर। सिर्फ ऐसा लिखना मत ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड द कंट्रोल्स। अंडरस्टैंड विच कंट्रोल्स? कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट। समझा गया बात को? विच द ऑडिटर कंसिडर्स नेसेसरी। व्हाई नेसेसरी? टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। व्हाट ही वांट्स टू डू? असेस द रिस्क ऑफ material misstatement. Do you know what is risk of material misstatement? Sir, we know inherent risk plus control risk is equal to risk of material misstatement. तो हमने क्या बोला, पहले हम कंट्रोल्स को समझेंगे। कंट्रोल्स अच्छे या बुरे, कंट्रोल्स बुरे या कंट्रोल्स अच्छे, उसके हिसाब से क्या होगा, कंट्रोल रिस्क क्या होगी, ज्यादा या कम, बराबर है क्या नहीं? अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा या कम तो व्हाट विल हैपन टू इनहेरेंट रिस्क? बोल दो ना जरा, व्हाट विल हैपन टू इनहेरेंट रिस्क? इट विल बी ऑल्सो हाई और लो। बोलो। तो व्हाई डज ऑडिटर ऑब्टेन्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट? सो दैट ही कैन असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बिकॉज सीआर एंड आईआर इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये बात पहुंची आप तक? बोलिए भाई। या अभी देखो क्या लिखा हुआ है, तुमको मजा आ जाएगा। An audit requires an understanding of only those controls activities related to significant class of transaction, account balance and disclosure in the financial statements and assertions which auditor finds relevant in the risk assessment process. क्या बोलना चाह रहा है ये बताओ? वो क्या लिखा है, ऑडिटर रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच कंट्रोल एक्टिविटीज, जो हां भाई क्या है, रिलेटेड है किससे, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड असर्शंस। ठीक है ठीक है ठीक है, बट विच द ऑडिटर फाइंड्स रेलेवेंट इन हिज रिस्क असेसमेंट। अब जो ब्रैकेट वाला जो पार्ट है, अगर मैं उसको ना रीड करूं 1 मिनट के लिए तो क्या मतलब निकलता है बताओ? An auditor requires understanding of only those controls which auditor finds relevant in his risk assessment process. वही तो बात बोली है ना, बस वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए, relevant to financial reporting, account balance, class of transactions और what disclosure and relevant assertions। बात वही लिखी है कि नहीं? ये आर्ट है, आपको सीखना है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे करें या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे करें। समझा क्या बात को? सो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया आपको? क्लियर है एकदम? यस। नाउ वी गो टू द सेकेंड पॉइंट। अभी व्हाट इज कंट्रोल एक्टिविटीज? बच्चों इधर फोकस करने का, व्हाट इज कंट्रोल एक्टिविटीज? व्हेनेवर वी से कंट्रोल्स लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है? इट इज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। कंट्रोल्स मतलब क्या बोलेंगे? इट इज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। कंट्रोल एक्टिविटीज मतलब क्या? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये सब क्या है, तौर तरीके, नियम कानून, दिस इज आवर पॉलिसी, सर वी कैन नॉट डू एनीथिंग, दिस इज आवर पॉलिसी। सो वॉट एवर पॉलिसीज वी हैव, वॉट एवर प्रोसीजर्स वी इंस्टॉल इन द ऑर्गेनाइजेशन, दोज आर नथिंग बट वॉट वी से, बोलो, दोज आर नथिंग बट द कंट्रोल्स। हमारे यहां ऐसा ही होता है, दैट इज आवर कंट्रोल, बराबर के नहीं? सो कंट्रोल एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? इट इज द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, बराबर, विच एम हेल्प टू एंश्योर, मतलब क्या?
which aims that management directives, that is management के instructions are what carried out, it is what executed. जो मैनेजमेंट बोलता है वो होना चाहिए, जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो होना चाहिए, उसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग? कंट्रोल्स लगाते हैं। समझा क्या बात को? मैनेजमेंट के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे ना आपके लिए, काम ऐसा करो, काम वैसा करो। अब सही में वो व्यक्ति वैसा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए मैनेजमेंट ने क्या लगाया? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। भाई तू ही एंट्री पास करेगा अकाउंट्स में, बट अब मैनेजमेंट को क्या, मैनेजमेंट ने क्या बोला? तू ही एंट्री पास करेगा। मैनेजमेंट को डर है कि तू एंट्री पास करेगा नहीं तो किसी और को काम दे देगा या कुछ ऐसा होगा, तो मैनेजमेंट ने क्या बोला? पासवर्ड ले, तू, तेरे को ये लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया, जब तेरे को ये पासवर्ड मिलेगा तू एंटर करेगा पासवर्ड, तो तेरे को एक्सेस मिलेगा, तो ही तू क्या कर सकता है। तो कंट्रोल क्या लगाया? पासवर्ड दिया। पासवर्ड क्यों दिया? ताकि तू ही वो काम कर सके, कोई और अनऑथराइज्ड व्यक्ति उसमें एंट्री करना नहीं चाहिए। आर यू देयर विथ मी? पक्का एकदम? सो दैट इज कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज आर विद इन व्हाट? IT, or it can be what? Manual also. Manual controls भी होंगे और IT controls भी होंगे। Do you agree with this? सिस्टम के अंदर कंट्रोल होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पासवर्ड, बोलो आया ना, ये कौन सा कंट्रोल हुआ? IT कंट्रोल हो गया ये। फायरवॉल, एंटीवायरस, एंटीवायरस ये भी क्या है? ये IT है ना ये। अब मैनुअल सिस्टम क्या होगा? सुपरवाइजर को खड़ा कर दिया, सुपरवाइजर को खड़ा कर दिया, बराबर। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए, सीसीटीवी कैमरा लगाया, जिसके ऊपर एक इंसान मॉनिटरिंग कर रहा है। सीसीटीवी कैमरा इज नॉट आईटी कंट्रोल, सीसीटीवी कैमरा इज अ मैनुअल कंट्रोल, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा है बट उसको मॉनिटर करने के लिए तो इंसान लगेगा ना भाई। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईटी एंड मैनुअल। तो ऐसे कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं? आईटी में भी हो सकते हैं और मैनुअल भी हो सकते हैं। और वो कौन से लेवल पे लगेंगे? ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे लगेंगे एज वेल एज व्हाट फंक्शनल लेवल पे भी लगेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल मतलब क्या? फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, बराबर के नहीं। फंक्शनल लेवल मतलब क्या? पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के ऊपर। समझा क्या बात को? एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम ऑथराइज्ड पर्सन ने ऑथराइज्ड प्रोग्राम के लिए और ऑथराइज्ड पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। ये कौन सा कंट्रोल हो गया? ये कौन सा कंट्रोल हो गया? जनरल ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। कोई भी सिस्टम हो, दैट सिस्टम शुड बी यूज्ड फॉर व्हाट? ओनली एंड ओनली फॉर ऑथराइज्ड पर्पस बाय एन ऑथराइज्ड पर्सनल, एंड इन दैट ही शुड यूज ओनली व्हाट? ऑथराइज्ड प्रोग्राम। तो ये जनरल कंट्रोल हो गया। समझा गया? तो इसको क्या बोलते हैं अपन? ऑर्गेनाइजेशनल। बट अभी अपन बात करें अगर फंक्शनल लेवल पे, तो अपन क्या बोलना चाहिए फंक्शनल लेवल पे? सही व्यक्ति को सही जानकारी सही समय पे सही मात्रा में मिलनी चाहिए। ज्यादा हो गया? राइट पर्सन शुड गेट राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी, बराबर के नहीं? तो ये क्या है? फंक्शनल लेवल कंट्रोल है, डिपार्टमेंट वाइज। प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट में उसको क्या इंफॉर्मेशन, सेल्स वाले को क्या इंफॉर्मेशन, ये क्या होगा? फंक्शनल वाइज होगा ना ये। बट जनरल कंट्रोल क्या हो गया? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम्स जो है ये ऑथराइज्ड पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, कोई और काम के लिए नहीं होना चाहिए। बात समझेगा आप लोग? तो इसको अपन क्या बोलते हैं? द कंट्रोल्स में बी प्रेजेंट एट व्हाट? विद इन द आईटी एंड मैनुअल। It can be at two levels, that is functional level and organizational level. डिपार्टमेंट वाइज कंट्रोल्स होंगे। अभी जैसे हमारे बुक्स का डिस्पैच डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर अलग कंट्रोल होंगे, बट जो सेल्स बुक करता है उसके ऊपर कंट्रोल अलग होंगे, जो वीडियो एडिटिंग रिकॉर्डिंग करता है उसके ऊपर कंट्रोल अलग होंगे। तो ये जो कंट्रोल्स हो गए ये कौन से हो गए? ये जो कंट्रोल हो गए ये फंक्शनल लेवल कंट्रोल हो गए। बट जब हम लोग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें कि क्लासेस अगर कंडक्ट कर रहे हैं तो उस समय पे रिसीट चेक होनी चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? मारेगी एक दिन ये पकड़ के। अब एग्जाम्पल में तू
पता नहीं तू कैसे आगे आ जाती है इसमें। क्लियर है एकदम? बोलो बच्चों। यस। सो इसको बोलते हैं अपन क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। आर वी गुड? बोलो भाई। यस। सो फर्स्ट 2 पॉइंट्स मेरे को समझाओ क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट का समरी क्या बोलता है कि ऑडिटर शुड ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट फॉर द पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट। बराबर है कि नहीं? फिर उसको अदर वे राउंड क्या बोला, वो क्या अदर वे राउंड, एन ऑडिट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओनली दोज कंट्रोल्स, बराबर कि नहीं, दैट रिलेट्स टू व्हाट, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, विच ऑडिटर फाइंड्स इट नेसेसरी रेलेवेंट टू द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट। बराबर है? और रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। फिर सेकंड पॉइंट में डिफाइन किया व्हाट इज कंट्रोल एक्टिविटीज। तो कंट्रोल एक्टिविटीज आर नथिंग बट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ये 2 जगह पे होंगे, आईटी पे, या सॉरी 2 टाइप के होंगे, आईटी या मैनुअल, 2 जगहों पे होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल या फंक्शनल। आगे अब उसके बाद वो क्या कहता है, इसमें नीचे अभी उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए। थर्ड पॉइंट में अलग अलग कंट्रोल्स के अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए। क्या दिया अपने को? एग्जाम्पल्स दिए। सो कंट्रोल एक्टिविटीज relevant to audit generally includes policies and procedures relevant to what? Performance reviews. Performance reviews, standard versus actual, अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बाई सच। ये मैनेजमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि पहले दे विल सेट व्हाट अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, देन दे विल सी द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयर बोथ। If they find any variance or deviation, they will do what? Analyze the cause for such deviations. So जब वो deviations के reasons को identify और investigate करते हैं और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? They take what? Corrective action. So performance review करना एक तरीके से क्या हो गया? ये परफॉर्मेंस रिव्यू करना एक तरीके से क्या हो गया? कंट्रोल हो गया ना, कि तुम्हें जैसे परफॉर्म करना चाहिए था क्या तुम वैसा काम कर रहे हो या नहीं। क्लियर एकदम बात? बोलो बच्चों। नंबर 1 कंट्रोल। नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है सिस्टम के अंदर, आपने फीड किया, सिस्टम उसे क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है, तो वो बराबर होनी चाहिए। एरर्स ऑफ प्रोसेसिंग नहीं होने चाहिए उसमें, इसके लिए कंट्रोल लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है, इंफॉर्मेशन डबल टाइम प्रोसेस हो जाएगी, कभी कभी प्रोसेसिंग में इंफॉर्मेशन एलिमिनेट हो जाएगी, बराबर के नहीं, या प्रोसेसिंग में कुछ दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ वो कोलेट कर जाएगा, मतलब मिक्स कर देगा। जैसे अपना कॉलिंग करते तो क्रॉस कनेक्शन कैसा होता, सो 2 इंफॉर्मेशन क्या हो जाना, ऐसा मिक्स ना हो जाए। तो एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? एक्यूरेट होनी चाहिए। समझा क्या बात को? सो वो क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल्स ओवर चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड्स, प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स एक्सेट्रा। प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स मतलब क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन तक भी क्यों जाते हैं, मोबाइल फोन में आपके कुछ है ना डेटा है, कुछ प्रोग्राम्स है, कुछ एप्स है, उसको अपडेट करने का है। कुछ से होता है क्या वो अपडेट? आपको उसको परमिशन देना पड़ता है ना। वो पूछता है अपडेट अवेलेबल, मैडम सर अपडेट अवेलेबल है, करूं क्या? आप फिर उसको बोलते हैं हाँ करो या तो मत करो। उसके हिसाब से क्या होता है, वो आपका सिस्टम में वो चेंज होता है, बराबर के नहीं। तो चेंज करने के लिए ऑथोरिटी होनी चाहिए। कोई भी तीसरा व्यक्ति आके आपके प्रोग्राम्स को चेंज नहीं कर सकता है। समझा क्या बात को? सो वो क्या कहता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे कंट्रोल्स है। फॉर एग्जाम्पल चेकिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है वो सही प्रोसेस हो रही है ना, उसमें एरर्स नहीं आ रहे ना, डबल बार प्रोसेस नहीं हो रहा है। कभी कभी आपको जैसे मैसेज कुछ रिसीव करना हो तो आपको देखा होगा आपने कि एक ही मैसेज 4-5 बार आ गया मेरे को, या आपने मैसेज सेंड करा बट आपको रिसीव ही नहीं हो रहा है, बराबर के नहीं। तो ऐसा जो है ना वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के एरर्स होते हैं, तो वो एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। तीसरा अपन क्या बोल रहे हैं, फिजिकल कंट्रोल्स। फिजिकल कंट्रोल्स मतलब क्या? फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ द एसेट्स। जैसे क्या बोलते हैं अपन
कि लॉक एंड की लगाया, सीसीटीवी कैमरा लगाया, फायर एक्सटिंग्विशर लगाया, ये सब क्या हो गए? फिजिकल कंट्रोल्स हो गए ना, टू सेफगार्ड द एसेट। बर्गलर सिस्टम अलार्म लगाया आपने, तो ये सब क्या हो गए? फिजिकल कंट्रोल्स हो गए। उसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। व्हाट इज दिस सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब नो वन पर्सन कैन हैंडल द एंटायर ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इसको क्या बोलते हैं अपन? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। शुरुआत से लेके अगर एंड तक कोई भी व्यक्ति अगर हैंडल करे तो वो चोरी करने का पॉसिबिलिटी है कि नहीं? तो वो पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होने चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो प्रॉब्लम है। समझा क्या बात को? सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स दैट कैन बी पुट इन प्लेस। कौन से बताओ फिर अभी? परफॉर्मेंस रिव्यूज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिजिकल सिक्योरिटी एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। क्लियर है? इसी के साथ बच्चों अपना फिनिश हो गया। वो क्या बोल रहे हैं यहां पे? कंट्रोल एक्टिविटीज की। ये कंट्रोल एक्टिविटीज तो सिंपल, विच वी हैव टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कंट्रोल एक्टिविटीज एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज। ये 3 पॉइंट अपने खत्म हो गए। प्लीज पढ़ लीजिएगा एक बार क्विकली, उसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसके हिसाब से। एंड वो होने के बाद फिर अपन आखिरी पॉइंट पे चलते हैं। क्या हुआ यार? तू उसको क्यों पूछता यार? समझ में नहीं आता। फीस उसको दी है या मेरे को दी है? बाबू, वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कौन कर रहा था? ये कंट्रोल एक्टिविटीज का अंडरस्टैंडिंग कौन ले रहा है? बोलो बच्चों, क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो बेटा। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर एंटिटी हैज प्रोसेस ऑफ, कि कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, वो उसका सिग्निफिकेंस, वो रिस्क कब आएगी, और एक्शंस। ये जो एक्शन होता है ना, ये होते हैं कंट्रोल। बराबर है कि नहीं? अब ये कंट्रोल का अपन ने लेने का है अंडरस्टैंडिंग। बट कौन से कंट्रोल का लेंगे अंडरस्टैंडिंग? जो रेलेवेंट टू ऑडिट है। बराबर है कि नहीं? तो फिर हमने पूछा कि व्हाट इज कंट्रोल एक्टिविटी, उसने बताया और फिर उसके एग्जाम्पल दिए। ये बता ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सेग्रीगेशन, ये ऐसे कहां हमने पढ़ा? उसमें हमने सिर्फ बिजनेस रिस्क की बात करी। बोला हूं या हूं? अरे कहा हाँ, समझा क्या है? नहीं तेरा डाउट सॉल्व नहीं हुआ? चल चल झूठ मत बोल। हुआ या नहीं हुआ? ऐसे स्टूडेंट भगवान सबको दे। नहीं समझ में आए तो भी बच्चा बोलता है हाँ सर समझ में आ गया। अरे उन दोनों का कोई संबंध नहीं, अलग अलग है भाई वो कॉन्सेप्ट। तो जबरन आपस में मिला रहा है उनको। चल तेरे लिए पूरी क्लास रुकी है। ए तू उसको समझाना, उसको तेरा समझता है जल्दी। सीरियसली बोल रहा हूं मैं। यू मेक हिम अंडरस्टैंड वंस देन आई विल गो अहेड। नाउ यस नाउ मैं देखना चाहता हूं तुझे भी आता है क्या। हाँ तो उसको बताना, उसको क्या समझा, समझा मुझे। तुम क्लास में क्यों आए हो? खुद से समझने के लिए या सर से समझने के लिए? गेट द प्रायोरिटी स्ट्रेट। वी आर नो लॉन्गर इन स्कूल। रहने दो मैम, आप चलो। वी डोंट वॉन्ट टू बी इन गुड बुक्स ऑफ एनी वन, वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। स्कूल में होता था टीचर के गुड बुक्स में रहने का है। जो टीचर बोले यस सारे मैम सर क्या पढ़ाते हो आप, 1 नंबर। शैल वी प्रोसीड? ओके, नाउ वी टॉक अबाउट इज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। किसकी बात करेंगे? मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब क्या? कंट्रोल्स के ऊपर ध्यान रखने का। बराबर के नहीं? So the auditor shall obtain the understanding of major activities that the entity uses to monitor internal controls over financial reporting.
इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि इन्हीं इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में से हम लोग क्या निकालते हैं, कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट बेस्ड ऑन आवर प्रोफेशनल जजमेंट। देखो, एंटिटी मॉनिटरिंग करेगा, नहीं समझा, ऐसा कुछ बात करते हैं। ये देखो, ये क्या कर रही है, मॉनिटरिंग कर रहा है। कैमरास लगे हुए ना, ऐसे कुछ ऐसा ऐसा मॉनिटरिंग कर रहा है बस। क्या इतना बुरा हूं मैं मां, कैसे हंस रहे थे कमीनो तुम लोग। क्या क्या हुआ? अरे ये मॉनिटरिंग कर रहा ना, देख रहा ना स्क्रीन पे, ऐसे देख रहा हूं। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो मैंने यहां लिखा भी है कि ये क्या कर रहा है, ये मॉनिटरिंग कर रहा है। बराबर है कि नहीं? अभी आप समझो, ये कौन है, ये एंटिटी है, या ये कौन है, मैनेजमेंट है। समझा क्या बात को? तो एंटिटी या मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है ओवर व्हाट दिस कंट्रोल्स। समझा क्या? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये जो है ना, ये कंट्रोल्स है। तो हमें क्या देखना है, जरा फोकस कीजिए। ये कंट्रोल्स के ऊपर एंटिटी मॉनिटरिंग करेगा, करेगा कि नहीं? यस सर, करेगा। तो ये जो मॉनिटरिंग करेगा वो कंट्रोल्स कौन से होंगे, रेलेवेंट टू, चुपो कुछ भी मत बोलो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैं अंडरस्टैंडिंग किस बात का ले रहा हूं, जरा फोकस करो रे। मैं अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूं कि एंटिटी मॉनिटरिंग कैसे करता है, किसके ऊपर, कंट्रोल्स के ऊपर, जो किससे रिलेटेड है, रिलेवेंट टू व्हाट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैं रिलेटेड टू ऑडिट नहीं बोल रहा हूं, आप समझिए बात को, रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बट सर टेक्निकली वो रिलेवेंट टू ऑडिट होना चाहिए ना, बोलो आया ना? यस। तो मैं आपको बात समझा दूं कि ये जो कंट्रोल्स रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना, इसमें से हम लोग निकालते हैं वो कंट्रोल्स को जो रेलेवेंट टू ऑडिट है। तो इन पे अगर मॉनिटरिंग हुई गवा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले कंट्रोल्स पे अगर मॉनिटरिंग हो गया, तो ऑटोमेटिक रेलेवेंट टू ऑडिट वाले कंट्रोल्स पे मॉनिटरिंग हो ही गया ना, क्योंकि हम रेलेवेंट टू ऑडिट वाले कंट्रोल्स कैसे ढूंढ के निकाल रहे हैं, जो रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उनमें से निकाल रहे हैं ना। तो ये मैनेजमेंट जो है स्पेसिफिकली सिर्फ इन कंट्रोल्स पे थोड़ी मॉनिटरिंग करेगा, ये सिर्फ इस पे थोड़ी करेगा, ये तो सर सारे कंट्रोल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के उसके ऊपर मॉनिटरिंग करेगा ना। तो इनके ऊपर उसका मॉनिटरिंग कैसा है, वो है बराबर है कि नहीं, वो चेक करूंगा मैं, क्योंकि वो अगर सही होगा तो वो तो उसमें ही है ना। समझा क्या? हाँ, ये लाइंस का मतलब है भाई अपन को। नहीं तो आप जाओगे ऑडिट करने के लिए और आप क्या बोलोगे, चलो भैया हम आगे क्या करने के लिए, ऑडिट। नॉनसेंस। हम चेक करेंगे कि आप मॉनिटरिंग कैसे करते हो और कौन से कंट्रोल्स को जो रिलेवेंट टू ऑडिट है। वो पूछेगा अबे साले मेरे को कैसा मालूम कि तुम्हारे लिए कंट्रोल्स कौन से रिलेवेंट है कौन से नहीं, मैं तो सब पे मॉनिटरिंग करूंगा।
बराबर कि नहीं? तो भैया सॉरी गलती हो गई, हम क्या बोलेंगे उसको, सर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले कंट्रोल्स के ऊपर कैसे मॉनिटरिंग करते हो वो बताओ। वो मॉनिटरिंग अगर बराबर है तो मेरे जो भी रेलेवेंट टू ऑडिट वाले कंट्रोल्स है वो तो उनमें से ही निकलने हैं ना भाई। समझ में आएगा आपको? ऐसी बात हो रही है। सो इसीलिए फर्स्ट लाइन का मतलब समझा गया? मतलब थोड़ा सीरियस हो जाओ इसमें, ये क्या है बच्चों को तो समझ में नहीं आता ऐसे लिखा क्यों है, और एग्जाम में वो लोग लिख के आते हैं The auditor will obtain understanding of activities that entity uses over monitoring of internal controls. Relevant to audit लिख देता है यहां पे। मॉनिटरिंग एंटिटी करेगा तो वो सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे करेगा, फिर उसके बाद उसमें से जो कंट्रोल एक्टिविटीज आएंगे ना, जो निकालूंगा ना मैं जब निकालूंगा उसमें से तो वो रेलेवेंट टू ऑडिट निकालूंगा। समझ में आएगा आपको? ओके, सो व्हाट इज मॉनिटरिंग? अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स इज अ प्रोसेस टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स परफॉर्मेंस ओवर टाइम। तो उनका परफॉर्मेंस कैसा है वो चेक करना है। इट हेल्प्स इन असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स ऑन टाइमली बेसिस। It involves assessing of effectiveness of controls on timely basis by taking what? Remedial actions. आपको समझ में आ गया वो 3 लाइन बनाए कैसे? वो मॉनिटरिंग का मतलब होता है टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स परफॉर्मेंस ओवर टाइम। दिस असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिवनेस शुड बी डन ऑन टाइमली बेसिस। The assessment of effectiveness of internal control on timely basis should be done to take the remedial action। मतलब पहले फर्स्ट लाइन लिखा, फिर फर्स्ट लाइन में ऐड किया कि भाई वो टाइमली बेसिस पे होना चाहिए, फिर फर्स्ट सेकंड टाइमली बेसिस के साथ बोलता है रेमेडियल एक्शंस लेना है। आर्ट सीखो आप कि एग्जाम में कंटेंट कैसे बड़ा लिखना है, क्लियर एकदम। तो इट इंक्लूड्स कंसिडरिंग वेदर कंट्रोल्स ऑपरेटिंग एज इंटेंडेड and they are modified, that is updated as appropriate for the change in conditions। modified मतलब changed, updated, clear एकदम। so monitoring का मतलब क्या हुआ समझा गया? so पहले हमें कौन से कंट्रोल्स का मॉनिटरिंग का अंडरस्टैंडिंग लेना है? ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और रेलेवेंट टू ऑडिट। ये इतना क्यों सर आप डिटेल में पढ़ा रहे हो? ये क्वेश्चन आएगा ट्रू एंड फॉल्स के लिए। फर्स्ट लाइन आएगी ट्रू एंड फॉल्स के लिए। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉनिटरिंग, वर्ड क्या रहेगा? मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट। बच्चे को वो ऐसा पड़ेगा कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट और ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग, उसको पक्का लगेगा कि भाई ये तो सही बोल रहा है, ये स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ में आया आपको? बट हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं किसका? कि एंटिटी किस हिसाब से मॉनिटरिंग कर रहा है। तो एंटिटी को नहीं पता कि कौन से कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट है, उसे क्या पता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कंट्रोल्स कौन से है। तो एज एन ऑडिटर वी विल फोकस अपॉन कि हाउ यू आर मॉनिटरिंग दोस ICOFR। What is ICOFR? इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ICOFR पे वो कैसा मॉनिटरिंग कर रहा है वो ध्यान देने का, बराबर है कि नहीं? उसमें मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? वो बोलता है टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स दैट शुड बी डन ऑन टाइमली बेसिस सो दैट वी कैन टेक व्हाट? रेमेडियल एक्शंस। Monitoring means whether the controls are operating as intended and modified whether for the change in what? Conditions। समझ में आया आप सबको? Yes। Then this is accomplished। Accomplished मतलब क्या? Achieved। बराबर through what? Two things। क्या बोलते हैं वो? By ongoing activities और by separate evaluations और कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। कैसे होता है वो?
ऑनगोइंग एक्टिविटी। मॉनिटरिंग क्या होता है? ऑनगोइंग एक्टिविटी। जैसे कि अपन क्या करते हैं? ऑनगोइंग एक्टिविटी इंटरनल चेक लगाते हैं, इंटरनल चेक या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। एक व्यक्ति का काम दूसरा चेक करेगा, फिर दूसरा तीसरे का चेक करेगा, और ये चलता जाएगा। कहीं पे भी उसमें प्रॉब्लम अगर दिखी तो वो तुरंत रिपोर्ट हो जाएगी, तो ऑनगोइंग बेसिस पे। समझा क्या बात को? ऑनगोइंग बेसिस। तुमने कैश कलेक्ट करी, आपने मुझे कैश कलेक्ट करके दी, मैं देखता हूं कि यार इतना ही कलेक्ट होना था, हां तुमने बराबर किया, मैं उसका अकाउंटिंग करता हूं। अब जो डिपॉजिट करने वाला है वो देखता है सिस्टम के अंदर, अच्छा इतना कलेक्ट हुआ, इतना अकाउंट फॉर हुआ, इतनी कैश है क्या, हाँ बराबर, इतना डिपॉजिट हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली वर्क ऑफ वन पर्सन इज वेरीफाइड बाय द अनदर पर्सन। समझा क्या बात को? तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑन गोइंग बेसिस। अलग से करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट बोलता है अलग से भी कर सकते हो। अलग से आप क्या करो, वो काम बराबर से हुआ या नहीं हुआ चेक करो। समझा क्या बात को? ये कैसे हो सकता है? बाय ऑब्टेनिंग व्हाट? द कस्टमर फीडबैक। आपका फीडबैक लूंगा मैं कि हर्षद सर ने बराबर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जब वो फीडबैक दोगे तो क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा कि हर्षद सर ने अच्छा काम किया या नहीं किया। या फीडबैक छोड़ो, अभी तुरंत पूछता हूं मैं आपको कुछ क्वेश्चन और आप आंसर दोगे, तो इसको बोलेंगे ऑन गोइंग। ऑन द गो मैंने आपसे पूछा, आपने जवाब दिया, मुझे समझ में आ गया, आपको आता है। अलग से बाद में फीडबैक लूंगा तो पता चलेगा कि आपको आता है या नहीं। सो वैसा हो गया वो ऑन गोइंग या सेपरेट इवैल्यूएशंस, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एक्टिविटीज आर ऑफन बिल्ट इनटू, समझा क्या? देखो क्या लिखा है, ऑनगोइंग इज बिल्ट इनटू द, इट इज अ बिल्ट इन डिवाइस। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं आ रहा है आपको? अरे देखो मालिक, ऑनगोइंग मतलब क्या बोल रहे हैं अपन? फाउंडेशनची क्लास झाली का? ते हे घेऊन ये ना डिवाइस। ऑनगोइंग मतलब क्या बोल रहे हैं सर? ध्यान देना। ऑनगोइंग मतलब ऑन द गो। जैसा जैसा काम हो रहा है वैसे वैसे अपन क्या करेंगे? उसको वेरीफाई करते जाएंगे। इसको समझा क्या बात को? इसको क्या बोलेंगे अपन? ऑन द गो। मतलब आप समझिए, ये एक व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, ये तीसरा व्यक्ति, ये इसका काम चेक करेगा, ये इसका काम चेक करेगा। कहीं पे भी अगर मिस्टेक है वो तुरंत सामने आ जाएगी। और ये ऐसा जो काम अपना जो हो रहा है ना, ये कैसा होगा? ये काम, ये रूटीन नेचर का काम होगा साहब। इट इज अ रूटीन नेचर। मतलब हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम ही ऐसा लगाया है। हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया है? सिस्टम ही ऐसा लगाया है कि जिसमें ऑटोमेटिकली एक व्यक्ति क्या करेगा बॉस? दूसरे व्यक्ति का काम चेक करेगा ना। समझा क्या बात को? सो इट इज अ बिल्ट इन डिवाइस, इट इज अ बिल्ट इन टू द सिस्टम। सेपरेट इवैल्यूएशन मतलब क्या बोला? कस्टमर का क्या ले लो आप? फीडबैक ले लो आप कस्टमर का। कस्टमर का फीडबैक लिया तो क्या हो जाएगा? सेपरेटली इवैल्यूएट कर सकते हैं ना हम लोग उसको। समझ में आया आपको? यस। पढ़िए उस पॉइंट को, पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 4 भी पढ़ो, रेगुलेटर के कंप्लेंट्स, कस्टमर के फीडबैक्स, हाँ हुआ गया। सो एक बार अभी आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा वो जो पिरामिड के मतलब कंपोनेंट्स के 5 कंपोनेंट्स जो है ना, वो कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स है ना, वो
वो पूरा पूरा आप पढ़ लीजिए, अभी एक बार पूरा स्कैन कीजिए तो आपको समझेगा कि हम लोग ने कितना पढ़ लिया यहां पे अभी। वी आर डन विथ व्हाट टिल पेज नंबर 3.8। 8 पन्ने हो गए ना इसके, है कि नहीं? फर्स्ट 8 पेजेस पूरे कंप्लीट हो गए, तो फर्स्ट 8 पेजेस पे पूरा नजर घुमा लो एक बार। अब आपको भले ही सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया, बट आपको कॉन्सेप्ट एक लिंक में समझ में आ गया है कि फर्स्ट 8 पेजेस को पढ़ना कैसे है। हो गया आपका पढ़ के? अरे मतलब ऐसे फटाफट फटाफट ऐसे हाइलाइट्स पढ़ने उसके कि जो 8 पन्नों का ऐसा है, डिटेल में जाके अंदर का कंटेंट वो घर पे पढ़ेंगे। अभी रितिका वर्मा जी का लाइव स्ट्रीमिंग में से एक क्वेरी आ रहा है जोरदार। सर क्या आप इन 2 सेंटेंसेस का मतलब समझा सकते हो क्या? एक ऐसे की बुक में लिखा है और एक नॉर्मल बुक में लिखा है। सर मैं कंफ्यूज हो गई हूं। रैप डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, बट कहते हैं रैप डू प्रोवाइड एविडेंस दैट सपोर्ट्स ऑडिटर्स ओपिनियन। दोनों में डिफरेंस है क्या? क्या कहता है? आपका काम जो है सिर्फ रैप के बेसिस पे कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स अपने आप में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। बराबर है कि नहीं? सो रिस्क को असेस करके आपको पता चलता है कि गलतियां कम होगी या ज्यादा होगी, बट आपको क्या करना पड़ेगा? उसको एस्टैब्लिश करने के लिए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स तो करने पड़ेंगे। बराबर है कि नहीं? बट जो आपने रिस्क को असेस किया था, क्या वो जो आपका असेसमेंट आपने किया था, क्या उस असेसमेंट को भी आप यूज कर सकते हो क्या अपने ओपिनियन को सपोर्ट या जस्टिफाई करने के लिए? द आंसर इज यस। समझा क्या बात को?
नहीं समझे? मैं समझाता हूं और क्लियरली। ये ऑडिटर है, इसने क्या किया? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया। क्या सिर्फ ये रैप करके क्या अपना ओपिनियन दे सकता है क्या? आंसर इज नो। बराबर कि नहीं? सो हम क्या कहते हैं यहां पे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रैप वी कैन नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन। ये जमा क्या? बोलो आया ना? ये क्लियर है एकदम? वेरी गुड। तो इसीलिए ही हैज टू परफॉर्म व्हाट? देयरफॉर ही नीड्स टू परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये बात पहुंची आप तक? सो अब हमने क्या किया? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हमने परफॉर्म करी। बराबर है? अब यहां पे हमें क्या नजर आता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करके, कि लेटस से फॉर एग्जांपल कि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एमएम मतलब क्या? मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? ज्यादा है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, और इसके बेसिस पे अब जो है हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं। बराबर है कि नहीं? अब ये तो मुझे मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा एस्टैब्लिश हो गया ना, बराबर है? और रैप में मैं आपको बताऊं क्या, रैप जब किया था ना तभी भी मुझे ऐसा पता चला था कि रिस्क क्या है? रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा है और मुझे यहां पे एस्टैब्लिश हो चुका है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। तो अब इसको सपोर्ट करने के लिए क्या है? ये जो मैंने डिसाइड किया ना कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, जो मुझे मिला है, इसके साथ और सपोर्ट करने के लिए क्या है मेरे पास? क्या है एविडेंस? सर मैंने रिस्क असेसमेंट भी जब किया था ना, अरे तो इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे को पता है सर, मैंने रैप जब किया था उसमें मुझे दिखा था कि रिस्क क्या है? ज्यादा है। रैप के टाइम पे मुझे क्या दिखा था यहां पे कि सर रिस्क जो है वो रिस्क ज्यादा है। तो ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट को एस्टैब्लिश करा, प्लस मेरे रिस्क असेसमेंट भी बोलता है कि हां भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हो सकती है, और एक्चुअल में मैंने प्रूव भी किया है कि रिस्क ज्यादा है। फिर मैं क्या अपना ओपिनियन दे सकता हूं? बट क्या मैं सिर्फ रैप के बेसिस पे अपना ओपिनियन दे सकता हूं? नहीं। तो अब ये दोनों पॉइंट्स को आप समझिए, बात को क्या लिखा हुआ है? रैप डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन इट्स ओन, करेक्ट है? बट रैप डू प्रोवाइड एविडेंस दैट दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट सपोर्ट्स ऑडिटर्स ओपिनियन। समझा क्या बात को? वो सपोर्ट वर्ड से गेम चेंज होता है। क्या होता है ना, बच्चे को ये ट्रू एंड फॉल्स में फिर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो दोनों जगह पढ़ता है और एग्जाम में फिर क्या लिखने का समझ में नहीं आता। हाँ, इसलिए इतना लिख के समझाया, नहीं तो मैं आज तक कभी ऐसा लिख के कोई क्वेरी को समझाया नहीं मैं आज तक। गुड क्वेश्चन, आई लाइक क्वेश्चन, गुड। हो गया होगा लिख के, तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन।
चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं, हटा दूं? हाँ जी, यस, ओके। सो अब जो है आगे कुछ बातें हम लोग करेंगे, कुछ रिस्क के बारे में। इंटरनल कंट्रोल्स का यहां तक का मामला समझ में आ चुका है आप लोगों को? अभी आगे बढ़ते हैं। अभी बात करेंगे रिस्क दैट रिक्वायर व्हाट स्पेशल कंसीडरेशन। कौन सी रिस्क के ऊपर हमने खास ध्यान देना चाहिए? कंसीडरेशन मतलब फोकस कहां पे करना चाहिए। तो सब लोग ध्यान देंगे कहां पे, कौन सी रिस्क पे हमने फोकस करना चाहिए। अगर ये रिस्क कौन सी है? फ्रॉड है, तो खास ध्यान देना चाहिए। इफ यू थिंक बिकॉज द रिस्क इज ऑफ व्हाट? फ्रॉड, सो आपने एज एन ऑडिटर इसके ऊपर क्या करना चाहिए बच्चा? स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन, खास तौर पे उसके ऊपर आपने ध्यान देना चाहिए ऑडिट करते समय, स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन। क्योंकि फ्रॉड अगर होता है तो क्या होगा? प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है ना, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं ना। तो इसीलिए एज एन ऑडिटर हमने फ्रॉड के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वेदर द रिस्क इज बिकॉज ऑफ अ फ्रॉड। फ्रॉड मतलब आप समझते हो क्या होता है? इट इज एन इंटेंशनल एक्ट, ठीक है। उसके बाद when the risk is related to recent significant economic, accounting और other developments, ठीक है। रिस्क हो रही है किसके वजह से? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक, अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट्स लाइक चेंजेस इन द रेगुलेटरी एनवायरमेंट एटसेट्रा, एंड देयरफॉर रिक्वायर्स व्हाट? स्पेसिफिक अटेंशन। अब देखिए, आप अगर इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो जाती है, बराबर कि नहीं? क्या चेंज होते हैं? इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, बिजनेस अगर ग्रो नहीं हो रहा है, बिजनेस का डाउनफॉल आ गया है, प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो रहा है, आपका नया कॉम्पिटिटर आ गया है, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, या तो अपन क्या कह रहे हैं? अकाउंटिंग, न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, न्यू प्रोनाउंसमेंट्स आ गए हैं, बराबर कि नहीं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज हो गए हैं, आपकी कंपनी को इंड एएस फॉलो करना है, आईएफआरएस रिपोर्टिंग करना है, या तो हम लोग क्या कहते हैं? एनी अदर डेवलपमेंट्स दैट इंक्लूड्स व्हाट? रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स, कि कानून ही बदल गया है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है? जो रिस्क है वो रिस्क जो है ना बढ़ जाती है। देखो, फ्रॉड में रिस्क ज्यादा होती है, और अगर कुछ ये इकोनॉमिक, अकाउंटिंग और अदर डेवलपमेंट्स भी होते हैं ना, तो गलतियां होने की चांसेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये क्या कहता है कि ये रिस्क से क्या हो जाते हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ जाती है आपकी, बराबर है। देखो, आप समझिए, अगर आप इकोनॉमिक जो कंडीशंस थे, वो इकोनॉमिक कंडीशंस वैसे के वैसे अगर रहे, तो क्या बिजनेस में कुछ चेंजेस आएंगे? क्या नहीं, सब जो काम चल रहा है वो बराबर चल रहा है। बट अगर इकोनॉमिक कंडीशंस अगर चेंज हो जाती है तो प्रॉब्लम होगी। अकाउंटिंग अगर आपके नए स्टैंडर्ड्स आ गए, तो चांसेस है ना कि गलतियां हो सकती है, क्योंकि स्टैंडर्ड तो सबके लिए नया है, स्टैंडर्ड तो सबके लिए नया है, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? मिसस्टेटमेंट हो सकती है उसमें। ऐसा अगर वो ट्रांजैक्शन कैसा है? कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने के लिए आपको बहुत सारे क्लियरेंसेस चाहिए, बराबर है कि नहीं? फिर उसके अंदर अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बराबर। तो उसका अकाउंटिंग में प्रॉब्लम कि वैल्यूएशन आपने बराबर से किया ना, टैक्सेस पे किए ना, क्लियरेंसेस मिले के नहीं, बराबर के नहीं, उसका वो सारे कॉम्प्लिकेशंस अपने को देखना है। देखो, अगर सिंपल काम होता है ना, सिंपल काम, बाय, मेक द पेमेंट, डन, रिसीव द गुड्स, प्लेस द परचेस ऑर्डर, बराबर, रिसीव द गुड्स, मेक द पेमेंट, ट्रांजैक्शन इज ओवर, खत्म। इट्स अ सिंपल ट्रांजैक्शन, नो लॉन्गर कॉम्प्लिकेटेड। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है भाई? मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस बहुत कम है। बट इफ द ट्रांजैक्शन इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट यू ऑब्टेन द गवर्नमेंट क्लियरेंसेस, बराबर के नहीं? फिर वहां से आपको आएगा बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ लीडिंग, फिर वहां से आपको मटेरियल आएगा, पोर्ट पे से क्लियरेंसेस लो उसके, फिर उसका अगर फॉरेन करेंसी में तो पेमेंट, अकाउंटिंग। तो इसमें सर कहीं ना कहीं क्या है? बहुत उलझावा मामला है सर। सो कॉम्प्लेक्सिटीज जहां पे बढ़ जाती है, तो उसमें क्या कहते हैं अपन? मिसस्टेटमेंट्स होने की चांसेस क्या है? ज्यादा है। इफ इट्स सिंपल, मिसस्टेटमेंट्स होने के चांसेस क्या है? बहुत कम है। तो इसीलिए ऑडिटर ने जहां पे मैटर कॉम्प्लेक्स है, वहां पे उसने खास ध्यान देना चाहिए। ये पॉइंट्स आपको लॉजिकली समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? देयर इज अ डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी
in the measurement of financial information related to the risk, especially those measurements involving wide range of measurement uncertainty. There is a degree of what? Subjectivity. मतलब आप एस्टिमेट्स लगाते हो, बराबर के नहीं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, बराबर है कि सब्जेक्टिविटी है उसके अंदर. या अगर अपन बात करें कंटिंजेंसीज है, बराबर, आपके क्लेम्स, आपके जो लिटिगेशंस के वजह से जो आपको क्लेम्स देने पड़ सकते हैं, तो उसके क्या है, उसके सब्जेक्टिविटी है उसके अंदर. मतलब क्या कहना चाहता हूं, अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं ना भाई. देयर इज अ डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी. कोई बोल रहा है ये डेटर गुड है, कोई बोल रहा है ये डेटर बैड है. अरे भाई मैं क्या करूं, मैं मैड हो रहा हूं. आप समझ रहे बात को? तो इट इज व्हाट सब्जेक्टिविटी है उसके अंदर. उसके अंदर क्या है? सब्जेक्टिविटी है. मैं कैसे वेरीफाई करूं इसको? यहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है. समझ में आया? कंटिंजेंसी. आप बताइए कंटिंजेंट लाइबिलिटी प्रोवाइड करूं या नहीं करूं, मुझे वो लोगों को पैसा देना बनता है या नहीं बनता है. ये भी कोई बोल रहा है, कोई मैनेजमेंट का व्यक्ति बोल रहा है नहीं 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 देना आपको. कोई बोलता है नहीं साहब देना पड़ेगा आपको. हाउ एम आई सपोज टू वेरीफाई दैट? वहां पे मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं. सो वो रिस्क अपने को फोकस करना है. एंड थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ट्रांजैक्शंस विच आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस और अदरवाइज अपीयर टू बी व्हाट? अनयूजुअल. अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये क्या है? यहां पे भाई कुछ तो भी गड़बड़ है, इधर रिस्क ज्यादा है. जैसे फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जैसे ये टॉवर है ना, ये यहां पे क्या बोल रहे हैं आप लोग यहां पे? सर इधर जो है ना प्रॉब्लम क्या हो गई सर? ये दो टॉवर को लेके दिख रहा है क्या आपको? ये दो टॉवर में प्रॉब्लम क्या है सर? इधर अचानक से खर्चा ज्यादा क्यों है? दिस इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. नॉर्मली यू पे व्हाट 10,000 ओनली. यहां पे आपने उस महीने 2,000 रुपए ज्यादा क्यों दिए सर? बताइए आप. रिस्क है ना. वो दो पर्टिकुलर मंथ्स के ऊपर आपने खास ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इट इज द ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. समझा क्या बात को? अगर आप क्या बोलते हैं उसको, एक रह गया ना रिलेटेड पार्टीज. ये अपन बात करेंगे इसको कैसे पढ़ना है SA 550 में. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. देखिए आप समझिए बात को, ट्रांजैक्शंस हम लोग रिलेटेड पार्टीज के साथ कर सकते हैं. हम ट्रांजैक्शन, दुनिया का कोई कानून मना नहीं करता है कि आप रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन मत करें. आपको करना है, आप ट्रांजैक्शन बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर. समझा क्या बात को? बट वो क्या कहता है कि इट शुड बी इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट दी आर्म्स लेंथ प्राइस. अब दूसरा पॉइंट क्या होता है? जो मिसस्टेटमेंट के चांसेस रिलेटेड पार्टी के साथ हो सकते हैं, वही अनरिलेटेड के साथ भी हो सकते हैं ना. मिसस्टेटमेंट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, ये बॉटल में बेच रहा हूं, एक रिलेटेड पार्टी को बेच रहा हूं, एक अनरिलेटेड पार्टी को बेच रहा हूं. मुझे एक बात बताइए, इसका अकाउंटिंग में गड़बड़ दोनों जगह हो सकता है ना. प्रोडक्ट वही है, रिश्ता अलग अलग है, एक रिलेटेड है और एक अनरिलेटेड है. आप समझ रहे बात को? तो गलती दोनों जगह हो सकती है. क्या बोल रहा हूं मैं? गलती दोनों जगह हो सकती है. ज्यादा गलती कहां हो सकती है? ज्यादा गलती किसके साथ हो सकती है? समझे नहीं आप बात को? नहीं मैं समझाता हूं आपको. अरे मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना. मेरे को खर्चा बुक करने का है. मैं काम करता हूं, इसको बोलता हूं कि भाई सुनना, तेरे अकाउंट में 50,000 रुपए हर महीना जमा करता हूं, तो मेरे को कैश दे, मेरे को खर्चा बुक करना है. ये बोलेगी सर मेरे को ऐसा लफड़े में पढ़ना ही नहीं है, मेरे को आई एम नॉट डूइंग ऑल दिस. नहीं करेंगे कोई भी. बट ये अगर एक मेरा रिलेटेड कंसर्न है, मैं क्या करूंगा? रिलेटेड पार्टी, लेट अस से माय सिस्टर, आई टेल माय सिस्टर कि भाई 50,000 रुपीज मैं हर महीना तेरे अकाउंट में जमा कर रहा हूं, तेरे को सैलरी दिखा रहा हूं, तू बाद में उसको मेरे को कैश दे देना. बोलेगी ओके कोई प्रॉब्लम नहीं. तो मिसस्टेटमेंट्स होने के चांसेस किधर ज्यादा होते हैं? रिलेटेड पार्टी में, एज कंपेयर टू व्हाट? अनरिलेटेड. गलतियां दोनों जगह होगी, बट गड़बड़ करने के चांसेस कहां ज्यादा होते हैं? हाँ, तुमको पता भी नहीं होगा. तुम कहां, तुम्हारे दुकान में अगर पापा मम्मी कोई बिजनेस करते होंगे ना, तुमको वहां पे नौकर दिखाया होगा, तुमको पता भी नहीं चला होगा. तुम्हारे हर महीने अकाउंट में पैसे जमा होते हैं, बराबर के नहीं, और विड्रॉ भी होते हैं. वो आपको पता ही नहीं है हो क्या रहा है, आपको नौकर बनाया है. आप भले ही काम नहीं कर रहे हो, बट ऐसा हो रहा है आपके साथ, क्योंकि वो एक्सपेंस बुक करने के लिए. ऐसा कोई तीसरे व्यक्ति के साथ करके बताए पापा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे. तो इसीलिए जब कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वहां पे रिस्क क्या होती है? ज्यादा होती है.
समझ में आया क्या? तो ये जो सारे जो आपको 6 पॉइंट्स दिख रहे, हम लोग इधर क्या बोल रहे कि दोस्तों यहां पे जो है ये क्या था, ये जो है इधर क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होती है, इसीलिए ऑडिटर ने इसके ऊपर खास ध्यान देना चाहिए। समझ में आया क्या आपको? बोलना पड़ेगा आप सबको? यस सर, वेरी गुड। सो बताइए दोस्तों कौन से पॉइंट्स थे, लॉजिकली आपको क्या क्या ध्यान में आता है, मतलब बिना बुक में देख के बस सोचो भाई क्या बोल रहे हैं यहां पे। एक तो रिस्क है बिकॉज ऑफ व्हाट, जो ध्यान में आता है वैसे से बोलते जाओ बिना बुक में देखे। एक क्या है, बिकॉज ऑफ व्हाट, फ्रॉड, बराबर है कि नहीं? फिर क्या बोलते हैं, रिलेटेड पार्टी, तेरे को तो यही ध्यान में रहेगा। उसके बाद आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कॉम्प्लेक्सिटी है, बराबर है, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी है। एक बचा पॉइंट, बस उतना बोल दो। एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गए, व्हेन देयर इज व्हाट, रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट्स। समझा क्या बात को? सो गाइस दीज आर द स्पेसिफिक रिस्क दैट ऑडिटर नीड्स टू बी फोकस्ड अपॉन और कंसिडरिंग व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट। क्लियर एकदम? आगे बढ़ सकते हैं यहां से। अब यहां से बात करते हैं कौन से रिस्क हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। ध्यान में रखना ये रिस्क के ऊपर आपने खास ध्यान देना चाहिए, बट इनमें से कौन सी रिस्क बकायदा सिग्निफिकेंट होगी, महत्वपूर्ण होगी, तो वो क्या बोलता है, नंबर 1, सिग्निफिकेंट रिस्क अराइज बिकॉज ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस और जजमेंटल मैटर्स। जो रोज का काम नहीं होता ना हमारा, जो रोज का काम नहीं होता ना, उसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब आप समझो ना बात को, रूटीन नॉन रूटीन किसमें गलतियां ज्यादा हो सकती है, नॉन रूटीन में, वो रिस्क हमेशा सिग्निफिकेंट है। नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस, अब रोज का काम है, रूटीन काम है, एक इंसान का रूटीन काम है। क्या रूटीन काम है उसका? एक रूटीन काम है, जितना सेल हुआ उसको क्या करो भाई, उसका सेल्स का एंट्री पास करो, ये सेल हुआ ये एंट्री करो, ये सेल हुआ एंट्री करो। ये क्या हो गया उसका, ये उसका रूटीन काम हो गया, बराबर के नहीं? एकदम से एक दिन उसको अचानक से बोल दिया भाई इसका रिकंसिलेशन करो स्टॉक के साथ, सर ये मेरा रोज का काम नहीं है, अरे करके देना भाई। क्या हो सकता है उसमें, उसकी गलतियां हो सकती है, क्योंकि ये काम वो रोजाना नहीं कर रहा है। जैसे आपको भी मम्मी है ना, डांटती है ना कभी कभी, अरे तेरे को ये तू रोज करता है, इसमें भी गलतियां कर रहा तू, नॉनसेंस। बट अगर आपको पहली बार अगर कोई काम बोला है, या भैया का या पापा का काम कभी आपको बोल दिया हो और उसमें आपसे गलती हो गई, तो यू विल लाइक कि ओके। अब जैसे ये जो है रोज चाय बनाती घर में, बराबर रोज चाय बनाती, एक दिन क्या हो गया, चाय है ना उसने क्या हो गया, बहुत वाहियात बना दी उसने चाय, उसमें दूध ही नहीं डाला उसने चाय में, काली चाय बना दी। मम्मी क्या बोलेगी, अरे नॉनसेंस, ये रोज का काम है तेरा चाय बनाने का, एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू मेक इट प्रॉपरली, तो डांट पड़ेगी ना। बट इसने जिंदगी में पहली बार चाय बनाने ली, और अगर वो मान लो खराब हो गई बाय डिफॉल्ट, तो पापा क्या, मम्मी क्या बोलेगी, भाई ठीक है चलो वेरी गुड ट्राई, गुड ट्राई, ऐसा बोलेंगे, क्योंकि इट इज अ, हाँ। तो नॉन रूटीन में गलतियां हो सकती है, इसीलिए वो सिग्निफिकेंट है, उसके ऊपर खास ध्यान देना है आपने। सेकेंड पॉइंट क्या बोला, जजमेंटल मैटर। मैटर कैसा है, तुम्हारे जजमेंट के ऊपर, जो हमने डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी ऊपर अपन ने देख लिया, तो वो रिस्क सिग्निफिकेंट है। वही बातें रिपीट हो रही है आगे। अभी वो डिफाइन कर रहा है व्हाट इज नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस। दे आर अनयूजुअल ड्यू टू देयर साइज और नेचर एंड देयरफॉर दे ऑकर व्हाट, इनफ्रीक्वेंटली। रोज नहीं होता ये कभी तो भी होता है ये ट्रांजैक्शन, बराबर है? तो इसके लिए उसके ऊपर खास ध्यान अपन ने देना चाहिए। जजमेंटल मैटर, जिसके अंदर अपन क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के। सिग्निफिकेंट रिस्क्स आर इनहेरेंट रिस्क with both a higher likelihood of occurrence and higher magnitude of potential misstatement। significant risk मतलब क्या है, ये वो inherent risk है जिसकी गलतियां होने की चांसेस क्या है, ज्यादा है, बराबर के नहीं? जिसकी गलतियां होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, बराबर है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स। द ऑडिटर assesses assertions affected by the significant risk as higher risk। पढ़िए इसको एक बार, विच रिस्क आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट रिस्क। ऑडिटर का नहीं, मैनेजमेंट का, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री देखो सिंपल, ये गाना ध्यान में रखना, तूने मारी एंट्रिया मैंने निकाली गलतियां, ये ध्यान में रखना, तूने मारी एंट्रिया मैंने निकाली, अब एंट्री तू करेगा ना। सो जो रिकरिंग है
उसमें मैं क्या जज करेगा? मैं जज कर रहा हूं। मैं क्या जज कर रहा हूं कि अगर ये इसका रोज का काम है तो इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसमें रिस्क कम है। बट ये इसका रोज का काम नहीं है। अभी जैसे रोज का काम की एग्जाम्पल लिख दो, खत्म करो बात को। मर्जर एक्विजिशन, अरे रोज मर्जर एक्विजिशन की एंट्रीज पास करते क्या अपन? नहीं, हमारे यहां रोजाना होते रहता है सर मर्जर एक्विजिशन, उसमें क्या है, बड़ी बात थोड़ी है। ऐसे रोज हम मर्ज करते हैं, एक्वायर करते रहते हैं एंटिटीज को। सो इट इज व्हाट अ नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन। समझा क्या बात को? इट इज व्हाट अ नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन। तो उसमें वो एंट्रीज जब तू पास करेगा ना मर्जर एक्विजिशन की, तो गलतियां तेरे से हो सकती है ना? बोलो यारो, ऐसा हमने रिस्क वाले चैप्टर में पढ़ा ही है एग्जांपल्स। मैं दोबारा से इसको, वो उधर अलग अलग टाइप की रिस्क देखी थी, बराबर है, बस वापस वही अभी रिपीट हो रहा है यहां पे। भाई समझा क्या आपको? यस, पूरा चैप्टर नहीं भाई, अरे कुछ कुछ टॉपिक्स रहे, ऐसा जनरलाइज मत कर मेरे दोस्त। तो ऐसे जनरलाइज करेगा तो कैसे चलेगा? ए मेरा बच्चा, रिस्क जो है ये किसके वजह से हो सकती है? मैनेजमेंट की वजह से। अपन ने क्या करना है? उसको असेस करना है। तो मैं जब बिजनेस में देख रहा हूं ना, कैसे मैं देख रहा हूं, ओके यहां पे जो रिस्क है ना ये रूटीन ट्रांजैक्शन है। बता अभी तेरे को क्या लग रहा है? ये इनका रोज का काम है परचेस सेल की एंट्रीज पास करना। तेरे को क्या लग रहा है, रिस्क कम है ज्यादा है? कम है। अभी देखो इधर क्या दिख रहा है, परचेस क्या एक्विजिशन, मर्जर, इधर गलतियां होने के चांसेस क्या है? ज्यादा है। समझा क्या? तो ये मैं असेस कर रहा हूं, तो है क्या मेरे साथ? अपन एज एन ऑडिटर इसको क्या कर रहे हैं? असेस कर रहे हैं इसको कि बिजनेस के अंदर ये तो इनहेरेंट रिस्क ही है ना। ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिटर इज गोइंग टू असेस द रिस्क, विच रिस्क? इनहेरेंट रिस्क। समझा गया? देख लास्ट टाइम चलो, हाँ फिर भी कोई बात नहीं यार, वापस समझ में कौन सा एक्स्ट्रा पैसे लग रही है। ये बिजनेस है, बोलो आया ना? बिजनेस जब से स्टार्ट करते दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है? इनहेरेंट रिस्क होती है। इसी रिस्क को रोकने के लिए कंट्रोल्स लगाते हैं, बराबर है कि नहीं? बट अभी हम लोग असेस कौन सी रिस्क को कर रहे हैं? इनहेरेंट रिस्क को। समझा क्या बात को? अब ये इनहेरेंट रिस्क अलग अलग रीजंस की वजह से आ सकती है। जैसे वो क्या बोल रहा है यहां पे कि एक रिलेटेड पार्टी के वजह से आ सकती है, एक फ्रॉड के वजह से आ सकती है, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस के वजह से आ सकती है, बराबर, जजमेंटल मैटर्स के वजह से रिस्क आ सकती है, रूटीन ट्रांजैक्शंस के वजह से आ सकती है। ऐसे अलग अलग क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स है जिसके वजह से ये जो रिस्क है ये आ सकती है, बराबर है कि नहीं? अब एज एन ऑडिटर तू इधर है, देख, एज एन ऑडिटर अपन क्या कर रहे हैं? ये रिस्क को अपन देख रहे हैं। अरे दीदी आप नया टर्मिनोलॉजी मत निकालो यार, अब मॉनिटर कहां से आया इसमें? चुप मत बोलो, अरे कुछ भी गलत मत बोलो। अपन क्या कर रहे हैं? इसको एनालाइज कर रहे हैं ना, ये रिस्क को अपन इसको असेस कर रहे हैं। मॉनिटर कसला, अपन क्या कर रहे हैं? इसको असेस कर रहे हैं ना, ये इनहेरेंट रिस्क को अपन असेस कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं? अब तुझे दिखता है कि साहब ये लोग ना रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, तू बता तू क्या असेस करेगा ये रिस्क को, कम या ज्यादा? अरे हां क्या, कम या ज्यादा? क्या बोल रहे हैं भाई? सुनना, तू ऑडिटर, तुझे दिख रहा है ट्रांजैक्शन हुआ है किसके साथ? तुझे क्या लगेगा इनके साथ वाले ट्रांजैक्शन में रिस्क कम है या ज्यादा है? वही अपन असेस कर रहे हैं। मत बोल कुछ भी, समझा या नहीं समझा, बस इतना बोलना, बेस्ट। अब अगर यही अनरिलेटेड पार्टी है दोस्त, तू क्या असेस करेगा?
रिस्क असेस करेगा, ये हमको भी मालूम है। रिस्क कम करेगा असेस या ज्यादा करेगा? वेरी गुड। अगर तेरे को दिख रहा है कि इधर फ्रॉड हुआ है, तेरे को ऐसा लग रहा है कि इधर फ्रॉड हो सकता है, रिस्क, वेरी गुड। बट अगर तुझे लग रहा है कि सर ये जो है ना ये मिस्टेक हो गया है, अनइंटेंशनल एक्ट है, तो उसके हिसाब से रिस्क कम असेस करेगा ना। तेरे को दिख रहा है सर ये नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है, इसका ये रोज का काम नहीं है सर, इनका क्या असेस करेगा? रिस्क ज्यादा। बट सर ये इनका रोज का काम है, तो इधर आप क्या असेस करोगे? रिस्क, रिस्क कम। जजमेंटल मैटर है सर, रिस्क ज्यादा। बट सर इट इज नॉट अ जजमेंटल मैटर सर, इट इज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। रिस्क कम है क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ऐसा ही काम करना है, समझा क्या? तो हम यहां पे रिस्क को असेस कर रहे हैं, जिसमें ये जो ऊपर के पॉइंट्स है ना, वो क्या बोल रहा है, ये रिस्क जो है ना, अभी मैंने आपको बताया ना, कहां रिस्क ज्यादा, कहां रिस्क कम। तो यहां पे वो क्या बोल रहा है, अपन ने एज एन ऑडिटर स्पेशल फोकस किधर करना चाहिए? जहां पे रिस्क सिग्निफिकेंट है वहां पे। क्लियर है क्या एकदम? सो जो रिस्क सिग्निफिकेंट है अपन ने वहां पे खास ध्यान देना चाहिए। अब फिर उसके बाद आगे क्या बोलता है, साला ये रिस्क तो हमेशा है ना सिग्निफिकेंट ही होंगे, ऐसा बोलता है वो। तो आइडेंटिफाई द, अभी आपको सिग्निफिकेंट रिस्क का एग्जांपल्स मिल गया, वो बोलता है आइडेंटिफाई करने का है तेरे को सिग्निफिकेंट रिस्क। मैं बोलता हूं जो नॉन रूटीन रहेगा वो सिग्निफिकेंट है, जो जजमेंटल मैटर है वो सिग्निफिकेंट है। समझा क्या बात को? ऐसा तो अपन क्या कर रहे हैं दोस्त, हम एज एन ऑडिटर बिजनेस के अंदर जो रिस्क है उन्हें असेस कर रहे हैं। बेस्ट। एंड द फॉलोइंग आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट बोलता है वो। कौन सा कौन सा सर? ये फ्रॉड वाला, रिलेटेड पार्टी वाला, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाले, साला ये हमेशा क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट। टेक्निकली मतलब ये जो पूरा जो ऊपर 5 से लेके 5.1 से लेके इधर तक बोल रहा है, वो सब क्या बोल रहा है? वो सेम ही बात बोल रहा है, बस अलग अलग तरीके से बोल रहा है। रिश्ता वही, सोच नहीं। समझा क्या बात को? आगे बढ़ सकते हैं। ये सब ट्रू एंड फॉल्स में क्या है, नहीं आप समझे नहीं क्यों इतना स्ट्रेस कर रहा हूं मैं, ऐसा उसको छेड़ नहीं रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंट क्या है ये सबने ध्यान में रखना चाहिए। एग्जाम में आपको यही लिस्ट आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट रिस्क, और एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स द सिग्निफिकेंट रिस्क दैट द ऑडिटर शुड कंसीडर। और डायरेक्ट 5th वाला हेडिंग आएगा, विच एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स द फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसीडर्ड फॉर आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिस्क। ऐसा कुछ भी आएगा क्वेश्चन। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सी रिस्क हम लोग सिग्निफिकेंट की बात कर रहे हैं। गॉट इट? ये हुई ना बात। वाओ। अभी वापस देखो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन। अरे भाई मालूम है ना, जो सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है, जो हमारा रोज का काम नहीं है साहब, वो रिस्क हमेशा क्या रहेगी? सिग्निफिकेंट रहेंगी। टॉपिक ओवर। सो क्या बोलता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे बी ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस। क्लियर एकदम? अभी मेरे पास ध्यान देना, एक स्टेप आगे जाना है अभी। ऑडिटर बिजनेस के अंदर इनहेरेंट रिस्क, इसके अंदर कुछ रिस्क सिग्निफिकेंट, कुछ रिस्क इनसिग्निफिकेंट का लेना देना नहीं है, सिग्निफिकेंट का लेना देना है। सिग्निफिकेंट में बोलता है पहला, चुप, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन। सिग्निफिकेंट मेरे को बोलने दे, इसीलिए फ्लो को मत ब्रेक करो। नॉन रूटीन सिग्निफिकेंट, नॉन रूटीन सिग्निफिकेंट। सब लोग सेम पेज पे? वाई नॉन रूटीन सिग्निफिकेंट? वाई डज नॉन रूटीन बिकम सिग्निफिकेंट? वाई डज, क्या बोला, फ्लो को मत ब्रेक करने दो। वाई डज नॉन रूटीन बिकम सिग्निफिकेंट? अपने को अब समझ में आ गया एज एन ऑडिटर की साला नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस विल बी व्हाट? सिग्निफिकेंट। वाई? बस इतना पूछो, वाई? आपको आता नहीं, आप पढ़ने के लिए आए हो ना?
हाँ, चपड़ चपड़ मत करो बीच में, सिर्फ बोलो वाई वाई बिकॉज ईयर। ये 4 पॉइंट्स है कि वाई द नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस विल बिकम व्हाट सिग्निफिकेंट रिस्क। अभी समझा क्या? क्योंकि अपन ने पहले ऊपर लिस्ट पढ़ा कि कौन सी रिस्क सिग्निफिकेंट है, इसमें हमने कंक्लूड किया कि भाई नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन ये सिग्निफिकेंट है। अब आपने दूसरा सवाल क्या उठा लिया, काहे, वाई? तो इंस्टीट्यूट बोलता है ये देख आगे 4 पॉइंट है ये कि नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन इसके वजह से सिग्निफिकेंट होती है। तो वो क्या बोलता है, ये रोज का काम नहीं है ना, इसीलिए ये मैनेजमेंट है ना बार 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 इंटरवेंशन करता है, इसके से गलती हो जाती है। अभी क्या होता है, रोज का काम है ना, तो ओ सर मेरे को मालूम है रोज का काम है, दखलंदाजी मत करो, आई नो माई वर्क, आई नो इट हाउ टू डू इट, बट मैनेजमेंट इज ऑलवेज डूइंग व्हाट, मर्जर एक्विजिशन, वो एंट्री देख रहे बराबर, अरे सर ठीक से करने दो ना यार काम, क्या कर रहे हो, समझ रहेगा आपको। इसके वजह से वो अकाउंटेंट की गलतियां क्या होती है, बढ़ जाती है, समझा गया। अब वो मैनेजमेंट को क्या लग रहा है, अरे यार ये सही से काम करेगा नहीं करेगा, समझ में आया आपको। तो मैनेजमेंट इंटरवेंशन। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, मैन्युअल इंटरवेंशन फॉर डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। अब ये नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन नहीं है, बराबर। रूटीन होता ना तो हम लोग क्या करते मालूम है, एक सिस्टम सेट कर लेते, मेरी बात को ध्यान से सुना। रूटीन काम होता ना तो हम लोग क्या कर लेते, एक है ना सॉफ्टवेयर बना लेते, जिसको क्या बोलते हैं कि भाई ये रोज का काम है ना, सिस्टम के अंदर डेटा डाल दो, वो बराबर है ना उसको प्रोसेस करेगा, क्योंकि ये रोज का काम है तो एक प्रोसेस का फ्लो बन चुका है। इनपुट सिस्टम में डालो, वो आउटपुट दे देगा, रोज का काम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरे स्टाफ को बोल के रखा है कि भाई मंथली सेल रिपोर्ट तेरे को मैं देगा, मंथली सेल रिपोर्ट में मेरे को तूने क्या करना चाहिए, पूरा एनालिसिस करके देना चाहिए कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका, ठीक है ना, फास्ट ट्रैक कौन सा, रेगुलर कौन सा, कितना बिका, ये मेरे को पूरा डेटा चाहिए मेरे पास। समझ में आएगा आपको। उसके अंदर कौन से कोर्स का, फाउंडेशन का, इंटर का, फाइनल का, मतलब मैं उसके एनालिसिस शीट मांग रहा हूं। सबसे पहले बोलता हूं फाउंडेशन का कितना है, इंटर का कितना और फाइनल का कितना, मेरे को सेल बता, मेरे को पैसा कितना कहां से कितना आ रहा है। फिर उसमें और ब्रेकअप, फाउंडेशन में जो इकोनॉमिक्स है उसका रेगुलर फास्ट ट्रैक बराबर कि नहीं, उससे कितना पैसा मिल रहा है मेरे को। इंटर में ऑडिट जो है रेगुलर फास्ट ट्रैक, उससे कितना पैसा आ रहा है मेरे को। फाइनल में ऑडिट जो है रेगुलर फास्ट ट्रैक, उससे कितना पैसा आ रहा है। इंटर में कॉस्टिंग रेगुलर फास्ट ट्रैक, उससे कितना पैसा आ रहा है, एनालिसिस करके दे। समझ में आया आपको। उसके बाद मैं और एक स्टेप आगे जाता हूं और उसको बोलता हूं कि मेरे को स्टेट वाइज एनालिसिस करके दे, मेरे को मध्य प्रदेश में कितना सेल हो रहा है मेरा महाराष्ट्र में कितना हो रहा है, मेरा गुजरात में कितना हो रहा है, दिल्ली में कितना हो रहा है, मेरे को ये तू बता दे स्टेट वाइज। समझा गया। तो पहले क्या करता था मेरा स्टाफ, बेचारा एक एक ना ऐसे एंट्री को सॉर्ट करते बैठता था, बड़ा परेशान था, बोलता था यार सर बहुत बोरिंग काम है। बोला कर भाई। फिर वो एवरी मंथ वो काम करते ही बैठता था, करते ही बैठता था। एक दिन उसको है ना अचानक से आइडिया आया, वो बोला सर मैं ना एक मैक्रो इनेबल्ड वर्कशीट बनाता हूं, जिसमें क्या करता हूं मैं, उसमें जैसे कि वी लुकअप वगैरह वगैरह ऐसा कुछ बना देता हूं सर। उसमें मैंने ये डेटा इधर अपलोड किया, उधर क्लिक किया, डायरेक्ट डेटा सॉर्ट होके आंसर आपके सामने। ये अगर रोज का काम पॉसिबल है तो उसके लिए हम लोग सिस्टम के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, बराबर है कि नहीं। बट अब अगर ये आपका रोज का काम नहीं है तो आप क्या करते हो, मैन्युअली डेटा को क्या करते हो, आप मैन्युअली डेटा को कलेक्ट करते हो। अब बताओ मैन्युअली अगर डेटा कलेक्ट करेंगे, मैन्युअली अगर वो एंट्रीज पास करेगा तो भाई गलतियां होंगी कि नहीं होंगी। अब उसने अगर सिस्टम बनाया तो सिस्टम से गलतियां नहीं होगी, सिस्टम कोई भी एंट्री को मतलब मिस ही नहीं करेगा, ओमिशन हो ही नहीं सकता। बट जब मैन्युअली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि दैट वी मे लीव व्हाट सम डेटा, वी मे पुट सम डेटा इनकरेक्टली बिकॉज ऑफ मैन्युअल इंटरवेंशन। तो बार बार मैनेजमेंट इंटरवेंशन और दूसरा क्या कहता है, एक मैन्युअल इंटरवेंशन फॉर डेटा कलेक्शन। मैनेजमेंट का ही इंटरवीन कर रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने के लिए, मैन्युअली हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट 2 पॉइंट समझे, ये रोज का काम नहीं है, इसके लिए ये सब हो रहा है और इस वजह से वो रिस्क सिग्निफिकेंट है। तीसरा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगाने हैं यहां पे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं, अभी ये नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस है तो इसके कैलकुलेशंस क्या है, कॉम्प्लेक्स है। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव का अकाउंटिंग, उसका फ्यूचर ऑप्शंस का कैसा प्रॉफिट लॉस बुक करने का, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो।
पल्ले नहीं पड़ेगा आपको, उसकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। समझा गया बात को? उसके बाद द नेचर ऑफ द नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन विच मे मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंटिटी टू इंप्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द रिस्क। ऐसे अपन ने क्या बोला था कि आप समझिए बात को, ये नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस का जो नेचर है, अपन ने इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल पढ़ा था, जजमेंट बाय मैनेजमेंट। जो जो रिस्क आप सोच सकते हो वहां वहां पे आप कंट्रोल लगा सकते हो, जिस जो सोचा नहीं उसके लिए। अब जो ट्रांजैक्शन हमने सोचा ही नहीं, जो हमारा रूटीन में आता ही नहीं, नॉन रूटीन है, उसके लिए कंट्रोल है क्या बताओ भाई? तो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन के लिए इफेक्टिव कंट्रोल्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं इंप्लीमेंट करना। आप सी वैसे यस मत करो, उसमें सिंपल वर्ड्स में उसको लिखो भी। कब से देख रहा हूं आपसे, सुने ही जा रहे हो, आपको लिखते जाना है कंटिन्यूअसली, घर जाके फिर। नहीं तो जैसे थे, अरे सर आपने क्या बोला था, अभी याद नहीं आपको मैंने क्या बोला था, है ना? भूल गए ना? है ही नहीं। गजनी भी इतनी जल्दी नहीं भूलता। समझ में आएगा आपको? ओके, क्या लिखा आपने लास्ट के लिए? नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस के लिए कंट्रोल्स लगाना डिफिकल्ट है। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या सीखा? व्हाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हायर फॉर नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस। आगे बढ़ सकते हैं यहां से। अब जजमेंटल मैटर्स के लिए काहे रिस्क ज्यादा है? अभी चुप रे, अभी एक समझ में आ गया नॉन रूटीन। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं? जजमेंटल मैटर्स। दूसरा क्या बोल रहा है? जजमेंटल मैटर्स। अब जजमेंटल मैटर्स में क्या बोलता है वो? उसमें क्या है? एक तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है, अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग अजम्पशंस भी लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है मालूम है आपको? कि वो दोनों का सही लगता होगा। इसके भी अजम्पशन सही लग रहे, इसके भी अजम्पशन सही लग रहे, इसका भी जो इंटरप्रिटेशन है और उसका भी इंटरप्रिटेशन है, दोनों का सही लग रहा है अपने को। आप समझ रहे हैं बात को? तो फिर यार क्या सही क्या गलत, ये बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। क्लियर है एकदम? सो पढ़िए, इट हैज गॉट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस एंड रिक्वायर अजम्पशंस अबाउट व्हाट फ्यूचर इवेंट्स, जजमेंट अबाउट फेयर वैल्यू एटसेट्रा। समझ में आया? क्या मैं आपको ये पार्ट होमवर्क के लिए दे सकता हूं क्या? हाउ टू इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल्स, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, नरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर एंड फ्लो चार्ट। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। पढ़ा हुआ है क्या? पहले ईमानदारी से बोलो हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। नहीं पढ़ा होगा तो ईमानदारी से चुपचाप बोल दो सर नहीं पढ़ा है। पढ़ा है बट याद नहीं है। मैं ओवरव्यू दे देता हूं। पढ़ा है पहले? नहीं, तू मेरे से पढ़ा है पहले? हाँ फिर ठीक है। बहुत मारता था नहीं तो। देखो ओवरव्यू देता हूं आपको। नैरेटिव रिकॉर्ड, ध्यान से सुनना एकदम अच्छे से, एक बार बोलूंगा बहुत भारी बोलूंगा। नैरेटिव रिकॉर्ड इज अ, जैसे नरेटिव, नरेट करना, इलैबोरेट करना, एलुसिडिएट करना, एग्जैजरेट करना, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, एग्जॉस्टिवली डिस्क्राइब करना, इसको बोलते हैं नरेट करना। सो नरेटिव रिकॉर्ड इज बेसिकली, यू कैन सी इन द बुक, इट इज अ कंप्लीट एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल फाउंड इन ऑपरेशन। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कंट्रोल्स लगाए हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको डिटेल में एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन, उसको क्या करके रखेंगे अपन, लिख के निकालेंगे उसको।
क्या करेंगे उसको अपन? लिख के निकालेंगे उसको, समझा गया? सो एज द नेम सजेस्ट, नरेटिव, नरेट करना, इट्स अ कंप्लीट एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल फाउंड इन व्हाट? ऑपरेशन। आया क्या बात समझ में आपको? बोलो बच्चों, बेस्ट है एकदम। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है उसके अंदर? ये नरेटिव रिकॉर्ड अगर आपको डेवलप करना है तो आपको पहले उसका टेस्टिंग करना जरूरी है, उसी के बाद आप क्या कर सकते हो? नरेटिव रिकॉर्ड बना सकते हो। नहीं तो आप समझिए पहले हम टेस्टिंग नहीं कर लेंगे, नरेटिव रिकॉर्ड लिख के बना दिया, फिर टेस्टिंग करे, ओ भी यार ये तो अलग निकला, अब क्या वापस पूरा रिकॉर्ड चेंज करेगा? सेंस नहीं बनता। तो एक्चुअल नरेटिव रिकॉर्ड पहले बनाने से पहले आपने क्या करना चाहिए? टेस्टिंग होना जरूरी है। क्या यह बात आप तक पहुंची? गाइस बोलो, दैट इज व्हाट इज नरेटिव रिकॉर्ड। इसके डिसएडवांटेजेस है कुछ बेसिक। नंबर वन, वेरी सिंपल, टू कॉम्प्रिहेंड द सिस्टम बिकम्स व्हाट? वेरी डिफिकल्ट। टू कॉम्प्रिहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड। ऐसा लेट लेट का ऐसा डिटेल में लिखा हुआ है ना उसने, बराबर क्यों नहीं? बिकॉज इट इज अ कंप्लीट एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन। तो जैसे जैसे आगे पढ़ते जा रहे, तुम्हारे साथ होता ना ऐसे, आगे पढ़ते जाते हैं, पिछला भूलते जाते हैं, बराबर के नहीं? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, इट इज अ कंप्लीट एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल फाउंड इन ऑपरेशन। तो उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लियर एकदम? नंबर टू क्या कहते हैं अपन? नंबर टू क्या कहते हैं? सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? टू आइडेंटिफाई द वीकनेस और गैप्स इन द सिस्टम्स बिकम व्हाट? वेरी डिफिकल्ट। उसके अंदर लैप्सेस क्या है, उसके अंदर शॉर्टकमिंग्स क्या है, वो ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अब तक बात पहुंची है? बोलो हां या ना? यस। थर्ड पॉइंट, अब उसके अंदर आपको चेंजेस को शामिल करना है। टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस मतलब क्या? टू इंक्लूड द चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ रीशफलिंग ऑफ मैन पावर बिकम्स व्हाट? डिफिकल्ट। देखो कंट्रोल से लगते किसके ऊपर है? इंसान के ऊपर। अभी ये इंसान का कैरेक्टर अगर खराब है, जस्ट सेइंग, उसको बोल रहा हूं मैं, तेरे को बोल रहा हूं मैं, तू हंस मत, तू, तेरे को बोल रहा हूं मैं, तू नहीं है, ये इंसान का, ठीक है? अगर मान लो कैरेक्टर खराब है तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल्स को हम लोग डिजाइन करेंगे, बराबर है कि नहीं? बट अभी इसने काम छोड़ के चले गए और हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स रखे थे, बराबर कि नहीं? और उसके बाद दूसरा कोई व्यक्ति आया, वो बहुत ईमानदार रहे, तो उसके हिसाब से कंट्रोल्स अलग होंगे ना। बट नरेटिव रिकॉर्ड ऐसा अपन ने डिटेल में बनाया हुआ है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए क्या हो जाता है, उसमें वापस से वो चेंजेस को शामिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस, अगर मैन पावर रीशफल हो जाता है तो देन इट इज अ प्रॉब्लम। समझ में आया? दैट इज व्हाट इज नरेटिव रिकॉर्ड। अब इसका बैंग ऑपोजिट वी हैव इज व्हाट? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट reduces the amount of narrative explanation. Flow chart reduces the amount of what? Narrative explanation. It is a diagrammatic presentation of the entity's internal control. Instead of narrative, here it is what then? It is a, किधर गया? इधर it is, here it is. It is a diagrammatic presentation. It's a concise way. Concise मतलब क्या? Short. Concise मतलब क्या बोलते हैं? Short. तो इट गिव्स अ बर्ड्स आई व्यू कि आपको कौन सा कंट्रोल कहां पे है, वो अगर आपको लोकेट करना है तो तुरंत आपको मिल जाता है, बिकॉज ऑफ व्हाट? द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सो इसके अंदर खास बातें क्या ध्यान में रखनी है आपको? कि इट्स अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ नरेटिव एक्सप्लेनेशन, इट गिव्स द बर्ड्स आई व्यू, बराबर है कि नहीं? तो ये आपका हो गया किसके बारे में दोस्तों? फ्लो चार्ट के बारे में। आर वी गुड? यस सर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चेकलिस्ट और क्वेश्चनर। ये क्या करना है आपको? चेकलिस्ट और क्वेश्चनर में दोनों में सवाल जवाब होते हैं। चेकलिस्ट हो या क्वेश्चनर हो, दोनों में क्या होता है? क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको यस नो नॉट एप्लीकेबल में आता है। आप एक बार इन दोनों पॉइंट्स को घर पे पढ़ लेना, फिर उसके जो डिफरेंसेस है ना दोस्तों, मैं आपसे वो डिस्कस कर लूंगा। इसके जो डिफरेंसेस है, ठीक है? देखो ये डिफरेंस लिखा हुआ है ना यहां पे, देखो चेकलिस्ट और आईसीक्यू का। अब पहले उसको एक बार पढ़ लेना, फिर मैं क्या कर लूंगा, आपको ये डिफरेंसेस नोट करा लूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है करके। ठीक है? ओके ओके। सो व्हाट इज योर शेड्यूल फॉर टुमारो? चलो आज अपन यही स्टॉप करते हैं।
हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। मैं एक बार हेमंत से भी बात करता हूं क्लासरूम का क्या कैसे शेड्यूल है, ठीक है। अगर हुआ तो सुबह सुबह अपन पढ़ सकते हैं क्या फिर, मतलब आप भी फ्री हो जाओगे। मैं आपको वैसे टाइम सुबह, मतलब एकदम सुबह भी नहीं और एकदम लेट भी नहीं, हो सके तो 11 के करीब वगैरह, ऐसा ऐसा सुबह बोल रहा हूं मैं। हाँ, एक बार आप आनंद सर से कंफर्म कर लीजिएगा, तो आपको बताएंगे ही ना सर। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। कितने बजे? कल 11 बजे स्टार्ट करते हैं अपन लेक्चर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मतलब अपन उसको कंटिंजेंट नहीं रखते। टुमारो लेक्चर एट 11 o'clock. Lecture is very important because tomorrow we'll study how to evaluate the internal controls. वो इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएशन का बेनिफिट क्या है वो पढ़ेंगे। फिर वो खत्म होने तक 15th पेज तक अपना निपट जाएगा। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वो अपना खत्म हो चुका है। फिर डायरेक्टली विल स्टार्ट विथ व्हाट, एसे नंबर 330, ठीक है। सो जैसे हमने कहा था कि इन कपल ऑफ डेज, और फिर ये चैप्टर खत्म ही हो गया ना। फिर तो एसे 330 खत्म होने के बाद खत्म ही है ना ये, देखो, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।